अनुराग एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद अनुराग। दोस्तों, ये हमारे चैनल की आज दूसरी वीडियो है और जैसे कि आप जानते हैं कि आज वीकेंड का एंड हो रहा है और कल मार्केट ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो ये इस बार का हफ्ता है काफ़ी अच्छा गया होगा और कल के मार्केट्स के लिए आप एकदम तैयार होंगे। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या क्या मेन फैक्टर्स है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट के लिए रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हफ्ते का जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड का मार्केट रह सकता है ड्यू टू डोमेस्टिक डाटा पॉइंट्स एंड लार्ज फेज ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, क्योंकि अगले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के नंबर आने हैं। तो हो सकता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन और एक पॉज का मूव रहे। द मार्केट सीम्स टू बी ओवरबोट आफ्टर ए 14% रैली। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में एक काफ़ी अच्छी रैली हुई है और 14% तक की रैली हो चुकी है। और पिछला जो हफ्ता हमने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो आपने जैसे आपने लास्ट वीक देखा कि एक सडन एक वॉलेटिलिटी आई थी ड्यू टू चाइना और ताइवान के वॉर की वजह से वॉलेटिलिटी थी। तो लास्ट वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहा था और हैंस कंसोलिडेशन एंड रेंज बाउंड ट्रेड कैन कंटिन्यू इन द कमिंग वीक। जो ये अगला हफ्ता है ये भी एक रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन का जोन हो सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है विथ फोकस ऑन ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक डाटा पॉइंट्स एंड लार्ज फ्रेज ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो दोस्तों, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है नेक्स्ट वीक के लिए और ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक डाटा है, ये नेक्स्ट वीक मार्केट को की एक डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। और मार्केट को जो दोस्तों अगले हफ्ते रिएक्ट करना है उसमें सबसे पहले आपके रहेंगे एसबीआई के नंबर। तो जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई के नंबर उम्मीदों से कम आए हैं, उनका प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो मार्केट सबसे पहले इस पर रिएक्ट करेगा। एचपीसीएल के दोस्तों नंबर आए हैं, एचपीसीएल के नंबर आए हैं, बीपीसीएल के नंबर आए हैं। तो ये मंडे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड करेगा। द कमिंग वीक इज ए हॉलीडे शॉर्ट एंड 1% विल बी क्लोजली आइंग ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक फैक्टर लाइक अर्निंग एंड मैक्रो मैनेज डेटा फॉर क्यूज फर्दर एक्सलेशन ऑफ ताइवान क्राइसिस। दोस्तों, ताइवान जो का क्राइसिस है आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अगले हफ्ते, क्योंकि इसकी वजह से वॉलेटाइल हफ्ता अगले हफ्ते का रह सकता है। दूसरी ये अर्निंग पर मार्केट को रिएक्ट करना है। द मार्केट ट्रेड हेडिंग टवर्ड्स फॉर द थर्ड स्ट्रेट वीक एंडेड 5 अगस्त। 5 अगस्त को जो मार्केट 200 बंद हुआ है वो एक कंसोलिडेशन के साथ बंद हुआ है। वहाँ पे ना ज़्यादा तेज़ी ना मंदी, हाँ एक वॉलेटाइल सेशन रहा था, लेकिन एक कांस्टेंट जोन में मार्केट बिल्कुल बंद हुआ है। 2-4-10 पॉइंट का यहाँ पर एक मूव था। डेस्पाइट वॉलेटिलिटी एंड रेंज बाउंड मूवमेंट ऑन द बैक ऑफ फ्रेश रेट हाइक बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने 0.5 बेसिस पॉइंट का एक हाइक किया था और जो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन चाइना एंड द यूएस ओवर ताइवान, तो ये फैक्टर लास्ट वीक के थे। और जो सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग पार्ट था वो था एफआईएस की कॉन्स्टेंटली बाइंग मार्केट में आ रही है और ऑयल प्राइस आपके 100 से नीचे आ चुके हैं, 94 के अप्रोच आ रहे हैं, जो एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉजिटिवनेस है वो ऑयल की वजह से है। और आरबीआई ने जो 50 पॉइंट का हाइक किया वो हाइक तो किया, लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी इसमें बनी हुई है। और ताइवान और उनका क्राइसिस चल रहा है। तो अगले हफ्ते आपको काफ़ी कोशिश रहना है और आगे भी काफ़ी इवेंट है जो भी मैं आपको बताऊँगा कि अगले हफ्ते क्या क्या इवेंट रह सकते हैं। लास्ट वीक में हम दोस्तों हम बात करें तो एक लेवल था पिछले हफ्ते 17,450 का। बुल्स और बियर्स ने इस लेवल को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वे इस लेवल को नहीं तोड़ पाए। अगर वीकली चार्ट पर दोस्तों बात की जाए तो निफ्टी ने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और डेली स्केल पर अगर हम बात करें तो निफ्टी ने एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। तो डोजी का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अगले हफ्ते एक इंडिकेटिंग दैट इनडिसाइडनेस अबाउट फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में अभी हम कुछ कहा नहीं जा सकता। जो डोजी पैटर्न बताता है कि अगले हफ्ते क्या मूव रहेगा, तो आपको कोशिश रहना है और देखना है कि मंडे और ट्यूसडे में मार्केट कैसा रह सकता है। बट द गुड थिंग वाज दैट द बुल्स स्ट्रांगली डिफेंडेड इस बुलिश गैप जोन। जो आप इसमें एक बार चार्ट में आप देखेंगे भी कि जो एक बुलिश गैप जोन था 17,158 से 17,243 के बीच, जहाँ पे एक गैप बना था, उसको मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड किया। और जो एक वोलेटाइल मूव आया था मंडे या वेडनेसडे में 17,150 के लेवल को उसने डिफेंड किया और 17,167 से ही वहाँ पर मार्केट घूम गया। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले हफ्ते के लिए, 17,100 17,200 का। 17,100 और 17,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस लेवल को डिफेंड करता है तो मार्केट में हमें एक काफ़ी अच्छी स्थिरता देखने को मिल सकती है। और ये ऊपर की ओर निकलता है 17,450 के ऊपर काफ़ी अच्छी तेज़ी में देखने को मिल सकती है।
Hence the consolidation is likely to continue with 17,150 as the next support and followed by 17,000. Will the resistance would 17,500 and breaking of the same can take the index towards 17,800, जो लेवल मैंने आपको मेंशन भी किया था कि अगर मार्केट एक बार 17,400 को तोड़ता है तो मार्केट अगेन 17,000, पहला लेवल जो होगा वो होगा 17,700 और नेक्स्ट होगा 17,800। तो ये हमें अगले हफ्ते ध्यान रखना है। दोस्तों अगले हफ्ते में एक बात तो ध्यान रखनी है कि मंडे में जैसे मार्केट खुलेगा और आपका 9 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी है, तो यहाँ पर वीकेंड की इस वीकेंड में एक छुट्टी रहेगी, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीक्स कई कंपनियों की अर्निंग भी आने वाली है। 2400 कंपनियों के अगले हफ्ते रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और एक लास्ट हफ्ता है जब कंपनी अपने अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होंगे? इसमें हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे, पहला भारतीय एयरटेल का इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अडानी पोर्ट्स का रिजल्ट है, पावर ग्रिड का है, कोल इंडिया का है, आइशर मोटर्स का है, हिंडाल्को का है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का है, डीवीएस लेबोरेटरीज का है, ग्रासिम का है, हीरो मोटर का। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर आने वाले हैं, तो ये भी मार्केट को अगले हफ्ते इफेक्ट करेंगे, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। साथ ही लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट अगले हफ्ते हैं, नाल्को के आएंगे और यूनियन बैंक के रिजल्ट हैं, वेदांत फैशन के हैं, आपके सन फार्मा के रिजल्ट आएंगे, टोरेंट पावर, वायरपुल ऑफ इंडिया, एबीबी इंडिया, वेक्टर्स, फोर्ड, आईडीएफसी, एमआरएफ, वोल्टास। तो दोस्तों अगले हफ्ते वोलेटाइल की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी हैं, तो ये भी मार्केट में एक, अगर इनके रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगली जो बड़ी चीज़ है जो मार्केट में नेक्स्ट वीक हमको ध्यान में रखनी है, वो है इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर अगले हफ्ते मार्केट में आने वाले हैं, इसमें आपका इंडिया की भी और यूएसए की भी हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर जुलाई इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉर जून विल बी रिलीज ऑन फ्राइडे। द की डाटा टू वॉच आउट फॉर वुड बी सीपीआई इन्फ्लेशन डेट हैज़ बीन डिक्लाइन ऑन ए मंथ बेसिस टू 7%। तो दोस्तों ये जो हमारी जो लास्ट मंथ जून में जो आया था डेटा सीपीआई का, वो 7% आया था। इससे पहले जब हमारी 8 साल की हाइपर इन्फ्लेशन का डेटा चला गया था वो 7.8% चला गया था, उसके बाद हमारे पास जो डेटा आया था वो 7% पे आया था, तो जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी मार्केट के लिए। अब आरबीआई की जो पॉलिसी है, आरबीआई ने इस पॉलिसी में जो फोरकास्ट किया है डेटा, उसमें फोरकास्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इनका इन्फ्लेशन का डेटा है वो 6.7% पर आ जाएगा, एज्यूमिंग ऑयल, जो ऑयल के दाम है वो 105 पे रहें और मानसून भी 2022 में अच्छा है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6% तक Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 तक 6% तक का टारगेट है कि 6% तक इन्फ्लेशन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। Hence, given the elevated inflation and resilience in domestic economic activity, the Monetary Policy Committee has decided to increase the repo rate by 50 bps. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने लास्ट वीक ही 50 बेस पॉइंट बढ़ाए थे, जिससे ये हमारी जो 4.9 से 5.4 हमारी जो रेपो रेट वो हो गई थी, और डिसाइड किया गया था कि रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल अकोमोडेशन टू इंश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट। तो इनका जो आरामदायक जो एक रुख था कि अब पहले कह रहे थे कि हम ज़रा रेट नहीं बढ़ाएंगे, अब उतनी सख्ती से आरबीआई रेट बढ़ाएगी, लेकिन अब ज़रा रेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बढ़ा चुकी है, ये तीसरी बार था। अब 1 से 2 बार और रेट बढ़ाएंगे। जहाँ तक भारत के केस में अगर हम देखें तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो नेक्स्ट 1-2 मिनट में हो सकता है कि आरबीआई 0.25 से लेकर 0.4 मैक्सिमम, वैसे तो नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि 0.25 या 0.35 आए, तो बस अब 0.35 के ही 1-2 रेट हाइक पॉसिबल हैं मेरे मानने में। लेकिन भाई सर्कुलेंटेंस कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में किस तरीके से रहे, लेकिन जहाँ तक हमारे इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर है 0.35 ही अब नेक्स्ट मीट में आना चाहिए। कितना मैंने बताया आपको? 0.35, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीक यूएस इन्फ्लेशन के नंबर भी आने हैं। ग्लोबली इन्वेस्टर्स विल कीप ए क्लोज वॉच ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर जुलाई, विच मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स अराउंड 8.69% विद ए फॉल इन गैसोलीन एंड जेट फ्यूल प्राइसेस। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते जो इनके इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो डाउन आए ड्यू टू जो इनकी गैस की सप्लाई है, और जो जेट फ्यूल के प्राइस हैं वो डाउन हुए हैं, जिससे महंगाई की हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर महंगाई की जो दर है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस टाइम जो वहाँ पे महंगाई चल रही है यूएस में वो 40 साल के हाईएस्ट स्तर पर चल रही है। जून में जो एक यूएस इन्फ्लेशन का रेट आया था वो हाईएस्ट आया था 9.1%, और सिंस
नवंबर 1981 अगेंस्ट 8.6% इन मई विद राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। मई में जो डेटा था वो 8.6% का आया था और जो जून में आया वो 9.1% का आया ड्यू टू राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। द यूएस एज वेल एज चाइना विल रिलीज देयर इन्फ्लेशन नंबर ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में ये इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, तो दोस्तों इस पर आपको क्लोजली वॉच करना है। दोस्तों ये जो भी नंबर है इनको आपको क्लोजली लिखना है। अर्निंग्स भी आएंगी, भारत के सीपीआई आंकड़े भी आएंगे, यूएस के भी आएंगे और चाइना ताइवान के क्राइसिस भी आए। तो अगले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वॉच करना है क्योंकि वॉलेटाइल सेशन तो रहेगा, अर्निंग भी है अगले हफ्ते काफ़ी कंपनियों की, तो एक वॉलेटाइल सेशन रहेगा। तो आपको काफ़ी क्लोजली देखना है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाइएगा और देखिएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए हमें अगले हफ्ते एक चीज़ और देखने को मिल सकती है कि जो क्रूड ऑयल है वो 100 से नीचे चल रहा है, 90 से 95 के अराउंड क्रूड चल रहा है। तो ये जो क्रूड के नीचे आने की जो कहानी है ये इंडिया के लिए हमेशा अच्छी होती है। क्रूड जब भी नीचे आता है तो मार्केट में एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बाउंस बैक तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बीच में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अब ये क्रूड नीचे आ रहा है तो इसमें जो हमें खतरा देखने को मिल सकता है, जो ओवरऑल डिमांड की वो है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड आपकी कम हो रही है, इसलिए ऑयल नीचे आ रहा है और रिसेशन के खतरा भी पूरी दुनिया में बना हुआ है कि रिसेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों क्रूड नीचे आ रहा है, इसको आपको देखना है कि क्रूड नीचे आ रहा है तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि रिसेशन की भी बातें चल रही हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम कीजिएगा कि दोनों चीज़ों में से कुछ भी पॉसिबल है। रिसेशन की भी कहानी ये गलत नहीं है, रिसेशन डिमांड जब नहीं रहेगी पूरी दुनिया में तो रिसेशन का खतरा आएगा, लेकिन आपको सिर्फ अपने इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देख के चलना है कि इंडियन जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वहाँ पर डिमांड आउटलुक महंगाई की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो क्रूड नीचे आ रहा है तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। पूरी दुनिया में महंगाई की मार है, रिसेशन में दुनिया जा रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है अभी 0.5% से। तो वहाँ पर रिसेशन का खतरा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर डिमांड आउटलुक की समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत का जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है। कई देशों में जो डिमांड आउटलुक की समस्या है वहाँ महंगाई ज़्यादा है, तो भारत से वे इंपोर्ट करेंगे। तो भारत से इंपोर्ट करेंगे तो भारत के पास क्या आएगा, रिवेन्यू। तो भारत के लिए वो एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों एक बहुत मज़े की चीज़ जो मार्केट में हमारे पिछले महीने देखने को मिली कि FIIs नेट बायर रहे जुलाई के महीने में। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द मंथ ऑफ अगस्त, so that we have more than 1% gains on the benchmark indices as foreign institutional investors were net buyers on every day during the week gone by the first time in a week after several months। जहां FIS नेट बाय रहे हैं, FIS ने लगभग 7,000 करोड़ का नेट तौर पर माल यहाँ पर खरीदा है, जो इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। This gives a confidence to the market participant when hesitancy held on the gains it recovered in the last 1.5 months despite volatility through DIA have utilized the opportunity to take some profits off the table। DIAs जो लगातार बाई कर रहे थे तो FIS की बाइंग की वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जब ये लगातार बाई करेंगे तो उनको प्रॉफिट को भी बुक करना बनता है, तो उसी के लिए उन्होंने अपने प्रॉफिट को थोड़ा बुक किया है। द फॉल इन द US डॉलर इंडेक्स, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि US डॉलर इंडेक्स जो 109 के लेवल पर पहुँच गया था, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, तो इस वजह से FIS का पैसा भारत से निकल रहा था। क्योंकि जब मार्केट लगातार नीचे जाता है, US डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो मार्केट में पैसा टिकता नहीं है, लगातार बिकवाली होती है। लेकिन लास्ट कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार एक फॉल आ रहा है और ये 105 से 106 के लेवल तक आ चुका है, जिस वजह से अब FIS दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं। जब ये डॉलर लगातार नीचे आ रहा था तो इसकी वजह से जो रुपये का स्तर था वो अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया था। तो 80 रुपये से ऊपर 80.24 तक के स्तर रुपये ने लगा दिए थे, लेकिन अब ये 80 से नीचे चल रहा है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है। जब तक ये 80 से नीचे चलता रहेगा, 78 से 79 की रेंज में जब तक ये है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसके नीचे जाएगा तो और अच्छी बात उसके लिए है ही है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा फैक्टर है कि FIS दोबारा से मार्केट में नेट बायर के रूप में आया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मार्केट का एनालिसिस? अब बताता हूँ मेरी बात कि मैं मार्केट के बारे में क्या सोचता हूँ। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि मार्केट में अगले हफ्ते वॉलेटिलिटी रहेगी, अगले हफ्ते मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, इसके आप इनकार नहीं कर सकते। तो आपको मार्केट में कोशिश रहेगा तो चलना है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में मंदी है, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में मंदी है, मंदी मार्केट में नहीं है। मार्केट अभी भी तेज़ी के मूड में है, कोई बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में आने की संभावना नहीं है। मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट नेक्स्ट वीक अगर टेस्ट करेगा, मैं नहीं कहता करेगा ही, शायद करे, तो वो 17,000 तक के लेवल तक आ सकता है। ऊपर की अगर हम रेंज की बात करें तो 17,500 तक मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट फेस करेगा। अगर मार्केट 17,500 के ऊपर निकालता है तो आपको 17,700 और 800 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं, और डाउन साइड में आपके 17,000 के लेवल आपके डिफेंडेड हैं। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये CPI के नंबर हैं, US चाइना
चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन की वजह से जो माहौल है, और अर्निंग्स भी हैं अगले हफ्ते, तो पूरी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो आप मंडे और ट्यूसडे में देखिएगा कि मंडे और ट्यूसडे में मार्केट कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पोजीशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।